इससे लोग आवाज बढ़ाने के लिए कह रहे थे, और मैं जब से आया हूं ये बड़ा टकटकी लगा के मुझे गौर से देख रहा है। ये काम मैंने इसलिए कराया कि ये भी कोरा सरदार ही समझ रहा है। तू आया, ले लिया। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? है? तो मैं जब से आया हूं तू भी तब से ही लगा हुआ है, कभी यहां से कभी यहां से। अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। खामा खा मेहनत कर रहा है भाई। और बताऊं तुझे, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। अच्छा सही बता, कुछ फोटो भी ले रहा है क्या? कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी। मैंने कहा शेर, बोले राष्ट्रीय झंडा, मैंने कहा तिरंगा, बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? हाँ मैं क्या, उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? सर ये देश विचित्र है, देख लो आप। पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था ये वाला, चुप नहीं होता है। भाषण दूंगा, इस पे भी भाषण, उस पे। मेरी तो सरदारनी कह रही थी क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा? पूरे देश में शौचालय बनाएंगे, अब कुछ बचा ही नहीं बनाने के लिए। फिर वहां गए जम्मू कश्मीर, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। तो क्यों भाई, जब तुम खाओगे नहीं और खाने भी नहीं दोगे तो शौचालय बनवाने की क्या जरूरत है? पीछे नोटबंदी हो गई, नोटबंदी हुई। आप ईमानदारी से बताना, आपने 2000 का नोट देखा है? सच बताना, मुझे ताली बजा करके बताना, वो आपने 2000 का नोट देखा है? सच बताओ। जैसा मोदी जी का व्यक्तित्व है ऐसे 2000 के नोट का नहीं है। साला ऐसा लगता है चूरन की बैंक जैसा। सर मेरे घर में झगड़ा हो गया, सरदारनी बोली तू लॉटरी खेलने लगा है क्या? मैं तेरा मतलब क्या है? बोले तेरी जेब में 2 लॉटरी के टिकट निकले। मैं कहा फिर? बोले मैंने फाड़ दिए। ये तो ये नोट की वैल्यू है। उन्होंने नोटबंदी तो इसलिए की थी कि भाई चलो ये काला धन जो है बाहर आ जाएगा, पर काले धन वाले कुछ और ही कर रहे थे। वो गए सोना खरीद लाए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, नोटबंदी के बाद सोने के स्टोर खाली हो गए थे, इतना सोना खरीदा गया। अच्छा मोदी जी भी जान रहे थे कि क्या बदमाशी कर रहे हैं काले धन वाले, वो भी रोज नियम बदल रहे थे। शाम को आ जाते थे, 8 बजे आते थे। मित्रों, सारा आदमी अपने घर में बैठा हुआ डरता था कि भाई आज और क्या लेने आ गया। मैंने तो दृश्य ऐसे देखे सर, जैसे ही वो आते थे शाम को 8 बजे आते थे मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता था कि कुछ निकल नहीं आया। जो सोना खरीद लाए वो घबरा रहे कि यार हम सोना खरीद लाए, ये रोज नियम बदल रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो शाम को आए 8 बजे आते थे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा। जाओ खरीद लाओ सोना। अच्छा कुछ तो इस गुंताड़े में थे राजन भैया, कुछ तो इस गुंताड़े में थे कि गुरु इनने अपनी तो छोड़ रखी है। ये भी हो सकता है कि किसी शाम को आए। तो मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी पत्नी का टेंडर समाप्त होता। कल किसी भी केंद्र पर जाके पुरानी को नई में बदलवा लें। पर दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, तालियों से मोहर लगाना। अभी आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, क्या हुआ? किसी को कुछ मिला क्या? जो कुछ मिला मोदी जी को ही मिला है? वैसे ही कहते थे योगी को बना दो। मैंने तो ये आलम देखा है, इस समय आप रास्ते में जा रहे हो और आप जैसे कोई कह दे मित्रों, तो आदमी इधर उधर देखने लगता है कि मोदी जी आ गए क्या, ब्रांड बन गया है? अभी ये आपके यहाँ चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो वो चुनावों के रिजल्ट आ रहे थे। तो मैं यहाँ 15 सेक्टर रोहिणी में रहता हूँ, मेरे बगल वाले फ्लैट में वो सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले सब मिलकर लड़ रहे थे ना, तो सब मिल करके ही वो देख रहे कि किसकी कितनी सीटें आ रही। परेशान बेचारे, उनकी सीट भी आ रही नहीं थी।
एक लड़का इतना बदमाश धीरे से खिड़की खोले और उसमें से बोले मित्रों, वो बेचारे टीवी बंद करके बैठ जाए, इधर उधर देखने लगे। मोदी जी आ गए के यहाँ भी, यानी सीट तो मिल नहीं रही है, देखने और नहीं दे रहे। पर मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर आपके भी मन में यही हो तो पीछे तक रोज का नाटक, ये चुनाव होना भी, ये सब बंद होना चाहिए। मैं चाहता हूं अगर मेरी बात से सहमत हो तो ये चारों जो देवियां आई हैं ये भी कहीं स्थान ग्रहण करके, मैं तब रुकूंगा, आप प्रॉमिस करें कि तालियां बजाएंगी। मुझे लग नहीं रहा वो पहले तो हाँपेंगी कहीं बैठ करके। बैठो देवी, बैठो, स्वागत है आपका। मैं चाहता हूं अगर सदन मेरा समर्थन करना, आपको भी ऐसा लगे तो ये रोज का नाटक बंद होना चाहिए। 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में क्या हो जाता है? हजारों साल की बिगड़ी हुई संस्कृति 5 साल में खत्म नहीं होती। 67 साल में जो बिगाड़ा गया है वो 3 साल में सही नहीं होगा। अगर आपका भी मन करे तो पूरा सदन ताली से मुझे बताना। मैं चाहता हूं रात को 8 बजे किसी दिन मोदी जी आए और कहें मित्रों 2019 के बाद अब इस देश में चुनाव नहीं होंगे। जाओ, हाँ, काम ही खत्म यार। अरे जब तक कुछ काम करने का वक्त आ जाता है तब तक चुनाव आ जाते हैं। भाई को काम छोड़ करके चुनाव में लगना पड़ता है। और बन मंसूर है, मुश्किल ये कि ये और हो रही है। बैठ जा आया। अरे क्या बात है यार, कुछ लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी गुडविल है अभी, मेरा मतलब सरदार की गुडविल है अभी। जितने चुटकुले सब सरदारों पे ही पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? मैं बताता हूं। पहली बात तो यह है, नहीं मैं बस नहीं मित्रों, स्थान ले लो मित्रों। मुझे पता है जो खड़े हुए हैं वो एहसान नहीं कर रहे हैं, वो गर्म हो रहे हैं उससे। ये सर देश बेटा, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ मेरे लाल। मुझे पता है कि कैसा फोटो ले रहा होगा तुम। मुझे बड़ा हो गया फोटोग्राफर वो बनता है जो बचपन में दूसरों के घरों में जागता है। थोड़ी रुक जा, फिर ले लियो। जितने चुटकुले सब सरदारों पर पड़े जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये हमारी आइडेंटिटी है। हाँ, कोई आके कहे कि एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी भाई, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अब मुझे आपकी ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। बहुत अच्छा है, क्या बात है। अच्छा, इसका एक उदाहरण सुनाता हूं, सुनना मस्ती में। मैं माइथोलॉजी से हाथ निकाल करके देता हूं आपको। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम। माँ सरस्वती को पुनः नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। इतनी झूठ बोल ली इस आदमी ने, कोई हिसाब नहीं झूठ का। अंतर्राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी अंतर्राष्ट्रीय कई देशों में गए हैं। मैं भाई साहब पासपोर्ट नहीं है मेरे पास। ये जो बोलते हैं ना कवि, 3 लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। एक तो नेता, कोई सारे नहीं, मतलब जो भी बोलते हैं, एक वकील और एक हम कवि। अंतर्राष्ट्रीय कवि देश के कोने कोने में, मैं आज तक नहीं गया बहन जी कोने में। मैं किसले कोने में जाऊं राघवेंद्र जी। ये सारे के सारे जो ना, ये झूठ। अभी ये बैठा, वो कहां गया वो बिस्कुट। मतलब सारे, ये किसी का भी नाम ले दो, विनीत को देख लो। मैं ये विनीत का फोन आया मेरे पास 15 साल पहले, 15 साल पहले विनीत का। मैंने कहा भाई विनीत कहाँ? बोला अमेरिका। मैं किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैं यार अमेरिका चला गया, मैं आज तक कभी बवाना ताक नहीं गया, अमेरिका पहुंच गया। इतना बड़ा कवि हो गया भाई साहब। मैं 15 दिन बाद फिर फोन करा, मैंने कहा विनीत भाई कहाँ? बोला स्विट्जरलैंड। मैं यार कभी अमेरिका कभी स्विट्जरलैंड, मेरे को शक हो गया भाई साहब। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांझा है।
बहुत अच्छे। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने वहीं से टेलीफोन करा। अरे मैंने कहा विनीत भाई कहाँ? बोले कनाडा। तू कहाँ? बोला कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा। क्या बात है, क्या बात। टेंशन में बैठी है दुनिया, टेंशन में। वो 6 टेंशन में खड़े, इतनी सीट होने के बावजूद भी। बैठते क्यों नहीं आप लोग? नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ज्यादा खड़े होने से पैर भी भारी हो जाता है। हर एक की जरूरी नहीं कि महिला के हो, बैठ जाओ। ऐसा हो जाता है सर कई बार। हमारे सर हैं आदरणीय सुरेश बाबू, इंटेलिजेंट। इनकी तरक्की क्यों हुई किसी को नहीं पता। मैंने बताई थी ना, मैं इतना, मेरे को सबके बारे में मालूम है, एक एक आदमी के बारे में। इनकी तरक्की क्यों हुई? ये अपने उच्च अधिकारी से छुट्टी मांगने गए। बोले भाई छुट्टी दे दो, 1 हफ्ते के लिए जाना जरूरी। वो थोड़े ऐठ में थे, बोले नहीं छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी अभी। बोले जी दे दो। बोले नहीं मिलेगी। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी सुरेश बाबू ने, छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो। आज देखो हमारे कितने बड़े सूबेदार हैं हमारे, ये छुट्टी दे नहीं रहे अगले छुट्टी। बोले अच्छा मैं छुट्टी दे दूंगा। अंतरराष्ट्रीय प्रश्न पूछा इनसे, बोले एक प्रश्न का उत्तर दे दो। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? प्रश्न देखो अगले का। तो ये भी इंटेलिजेंट। बोले बाहुबली ने छुट्टी देने तक मना कर दी थी। बहुत अच्छे, आगे थोड़ी बजा ली। बहुत अच्छे भाई जी, क्या बात। भाई साहब बोले 1 महीने की ले लो, जब चाहो जब आ जाना। हाथ क्या सूबेदार बना दिए। टेंशन में रहते हैं हम लोग। टेंशन में नहीं रहो, मस्ती में रहोगे तो कुछ बन जाओगे दुनिया में। क्यों भाई साहब? पूरे ऑडिटोरियम में अब ये है भाई साहब, सर बैठे हमारे, मुझे पता नहीं जो भी इनका पद है, पर सबसे ज्यादा मस्त है। क्यों मस्त है? जितने लोग हैं इन्होंने टोपी लगा रखी है। ये प्यार की बात है, मस्ती की बात है, और ये किसी कारण से भी हो सकती है। लेकिन देखो क्या है, देश है, टेंशन पता नहीं क्यों लोग रहते हैं। एक बैठा टेंशन में हरियाणा का। अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन देखो लोगों को कहां से निकालते हैं। अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। अब मैं बोला तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? टेंशन का कोई ठीक नहीं रहा के अंदर। सबने अपनी अपनी पाली हुई है, पाल लो। अब ये था, इसका टेंशन हो गई। कहां गया? किया करो ना बिस्कुट, वो वाला नहीं है, ये पार्ले जी का बढ़िया बड़ा है। ये मेरे पास फोन आया इसका, इनका। ये मेरे से बोले अनिल भाई यार बहुत दुखी हूँ, कोरोना हो गया यार, कुछ खर्चा वर्चा नहीं चल रहा। मैंने कहा मैं क्या करूँ? बोले यार कुछ काम बता। मैं यार काम तो मेरे पास भी नहीं इस टाइम। बोले नहीं अनिल भाई तुम तो जुगाड़ू आदमी हो, कुछ ना कुछ तो कर लोगे। मैं बोला देखो मैं काम तो बता दूंगा, बुरा मत मानियो। बोले बोल। मैं हमारे पीतमपुरा में सर्कस लगती है, उनका भालू मर गया। बोला मुझे क्या करना है? मैं कुछ नहीं, मैं भाई जब भालू मर गया तो तेरे भालू के कपड़े पहन के कूद लियो मैं बाड़े में, मैं भालू यही करना, 500 रुपए मिल जाएंगे। बोले यार अच्छी बात नहीं है। मैं कहा यार नकाब में कौन पहचानेगा तुम्हें? नकाब ओढ़ लेना भालू का, कौन पहचानेगा? और तू तो नहीं ओढ़ेगा जब भी भालू ही लगेगा। बोले नहीं यार कर लूंगा। ये पीतमपुरा सर्कस के अंदर भालू का नकाब ओढ़ के कूदने लगे। मैं भालू इतनी जोर से जंप लगाई, बराबर में शेर का बाड़ा था, शेर के बाड़ा में पड़ गया बचा के। और शेर को देख के घिघी बन रही बिस्कुट की। घिघी जंगल के राजा माफ कर दो, नकाब उतार के फेंक दिया। मैं कोई भालू नहीं हूं, मैं अनुपम गौतम हूं। अगले ने भी, शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया। मैं कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अग्रवंशी हूं। सारे खाली पड़े थे। ये मस्ती की, हमारे हरियाणा में मस्ती बहुत है भाई साहब। ये महिलाएं बैठी हैं, मैं नमन करता हूं। आदत होती है भाई साहब, आदमी और महिला को, औरत की लड़ाई हो जाए ना, आदमी काम पे चला जाएगा, भूल जाएगा वो, महिला नहीं भूलती। और पहले तो, आज तो वॉशिंग मशीन आ गई, पहले तो थापी से कपड़े कूटते थे। वो आदमी तो लड़ाई झगड़ा करके चला जाता था, शाम को बनियान के अंदर 25 छेद मिलते थे, तो तेज थापी से कूट के उस बनियान को ऐसा कर देती थी ये, क्योंकि गुस्सा निकाल देती थी सारा उसमें। तो एक पति पत्नी की लड़ाई हो गई, पति तो काम पे चला गया, लुगाई घर में अपने वो लगी रही थापी से कपड़े कूटने। शाम को जरा मौसम रंगीन हो गया, पति को याद नहीं था, सवेरे लड़ाई हो गई। उसने घर में फोन मिलाया, जानू खाने में क्या बनाया है? अब जानू तो तपी पड़ी थी सवेरे की। बोला जानू खाने में क्या बनाया है? जानू बोली जहर। बोले अच्छा तू खा के सो जाइए, मैं सवेरे आऊंगा। अलग अलग
अलग मस्ती है। वो मेरे को याद है, बुढ़िया अपने पोते को, अपने बेटे को, ऐसे पोते को उछाल उछाल के प्यार कर रही थी। रे मेरा लाल, मेरा चंदा। वो चंदा हाथ छूट के नीचे गिर गया। भाई बुढ़िया थी तो वैसे ही प्यार कर लेती है अपने पोते को, अपने ग्रैंडसन को ऐसे, हो मेरा लाल, मेरा चंदा। वो चंदा हाथ छूट के नीचे गिर गया। अब कलयुग की बहू आई और कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है। बहू कह रही है सास से, सासू माता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छठी हुई थी बवाना की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊंगी और तू मेरा राघवेंद्र मत छेड़ दिए। एक बार जरा मिलके ताली बजाओ साहब। क्या बात है सर। दोस्तों, जिंदगी तनाव में लोग रहने लगे। हर किसी को तनाव है, पता नहीं कितना तनाव लेकर लोग जीने लगे, समझ में नहीं आता। 4 पंक्तियां देता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। अरे सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। मोदी जी का इलेक्शन देखा आपने, उससे पहले लोकसभा का, यूपी का इलेक्शन देखा होगा। राजनीतिक लोग नहीं है लेकिन हास्य कहां से निकालते। सुनो, मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं। जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने एक बयान दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगले दिन बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा यार, जब कोई खाएगा नहीं और ना खाने देंगे तो ये इतना धन देश का क्यों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बयान दिया कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। ये बात देश में 2 लोगों के समझ में आई, विजय माल्या और नीरव मोदी के, कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो अगले पैक करवा के ले गए। होशियार आदमी थे, इंटेलिजेंट लोग थे कि सत्ता को संभाल। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं। जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने बिठा देते हैं उनको, बिल्कुल सामने समक्ष बिठाते हैं। ऐसे बिठा देते हैं जैसे रजिस्ट्रार साहब मधुसूदन जी बैठे हैं और हमारे सुरेश बाबू बैठे हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से। और ये दोनों जहां कहीं है, इस सत्ता को संभाल के मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। पिछले लोकसभा के गठबंधन की बात बता रहा हूं। और अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, किसी का बहुमत आ जाए, अमित शाह जी को छोड़ दो। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अब पिछली बार योगी जी का बयान सुनना, जिनको याद आए, और भरपूर ताली बजाना और मस्ती लेना कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। कि क्या पता धारा तो रात हो जाएगी, ऐसी बात कि धारा 370 अभी इन्होंने बताई, हटाई। ये वीरस के कवि बहुत अच्छा मनवीर भाई ने और योगिंदर जी ने पढ़ा, लेकिन इनको पता नहीं है सच्चाई। मैं बताऊं ना, समर्थन कर देना, बेइज्जती मत करवा देना। सर आप सूबेदार जी हैं, पर मैं आपको सच बताता हूं, धारा 370 मेरी वजह से हटी। मैं गलत नहीं कर रहा राघवेंद्र जी, भले ही आप बन गए हो लेफ्टिनेंट कमांडर, लेकिन जो काम मैंने देश के लिए कर दिया कोई कर नहीं सकता। परसों भी मोदी जी का फोन आया 12:30 बजे, मेरे से बोले अनिल ये परेशान कर रहा रूस, यूक्रेन को मार रहा, क्या करूं मैं इसमें। सर हम कुछ कर नहीं सकते, मैं आपको हमेशा अच्छी राय देता हूं। बोले कुछ तो बता, टेलीफोन मिलाया तो। बहन जी खुश होकर ताली बजाना, मजाक मत उड़ाना किसी का। तो हाँ सुनो टोपी वाले भैया, अब सुनो मेरी बात सर। अब उनका फोन, मोदी जी बोले अनिल बता क्या करना है। मैं देखो सर एक काम करो,
एक गोला पाकिस्तान का मार दो। बोले यार इससे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई, वो हो जाएगी बदनामी। मैं कोई बदनामी नहीं होगी, नो कहना रूस ने मारा था यूक्रेन के, टप्पा खा के पाकिस्तान चला गया। जरा सी देर होती है भाई साहब, कहने में क्या लगता है, राय दो अपनी। धारा 370 की राय मैंने दी। बोले क्या करूं, मैंने कहा हटा दो, हटा दी। आज तारीफ है पूरे देश में, राम मंदिर मैंने कहा बना दो, 1 मिनट में बनाया, आज तारीफ है। सर्जिकल स्ट्राइक करवा दो, मैंने करवाई, आज देश में तारीफ है। नोटबंदी मैंने मना करी थी, सारी महिलाएं आज देख लो कितनी दुखी हैं, क्योंकि सारा धन चुरा लिया मोदी जी ने उस टाइम। लेकिन ठीक है यार, हास्य की बात है, एक मिला मेरे को, मेरे से बोला यार मोदी जी ने मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार काला धन हमारा सारा ले लिया। मैं कुछ नहीं, मोदी जी सारा काला धन खत्म कर देंगे, ये अच्छे काम के लिए किया। बोला लेकिन यार मोदी जी ने काम तो ऐसा को कर दिया, मैंने ही सर्जिकल स्ट्राइक करवाई सर। उस टाइम मोदी जी को मैंने एक छंद सुनाया था, वो सुना देता हूँ। ऐसे झूठ नहीं बोल रहा मैं, हर चीज का प्रमाण है मेरे पास। आज भी मेरे पास, अब भी मेरा होली से छोटी होली को फोन आया था 6:30 बजे, नहीं 12:30, 6:30 बजे तो केजरीवाल जी का आया था। 12:30 बजे बहन जी मेरे पास टेलीफोन आया, बोले अनिल भाई पद्म श्री ले ले। उड़ा लो मजाक, मेरा क्या, मेरे से कई पद्म श्री, मैं साफ मना कर दी। बोले पद्म भूषण ले ले, मैंने वो भी मना कर दी सर। मैंने कहा मैं चाहे राय देता हूं, देश के लिए काम करता हूं, मैं कोई सम्मान के लिए नहीं करता, त्याग है मेरे अंदर। तो बोले पद्म विभूषण ले ले, मैं हाँ दे दो, इतना बड़ा त्यागी भी नहीं हूं। तो सर पद्म विभूषण की बात चली मेरे को देने की, आज एक आदमी जरा सा सम्मान लेने के लिए तरस जाता है, मेरा त्याग देखो। बोले कब, मैंने कहा कब की डेट रखे हैं? आज दोपहर में 3 बजे की तारीख रखी। बोले राष्ट्रपति और मैं दोनों खाली हैं, तो आज का दिन का टाइम, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा सर। आज मधुसूदन जी ये त्याग मेरा है सर। फिर मैंने उनको एक वो सुनाई पंक्ति, वो सुन लो कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। और थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, ये 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। और 12:30 बजे मेरे पास टेलीफोन उसी दिन, बोले अनिल भाई निपटा दिया, सिर्फ एक छंद की वजह से। ये होता है, ये नहीं कि 1 घंटे कविता विदस की सुनाई, कुछ नहीं हुआ। एक छंद के ऊपर भाई साहब स्ट्राइक करवाई मैंने। उसके बाद बोले और क्या करूं? जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ। राय देने का तरीका होता है, इतनी लंबी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने तो एक दिन एक शेर और पढ़ा था अपने दोस्त का, फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बात खत्म। 1-1 घंटे पीले पड़े, ये कर दो, वो क्या जरूरत पड़ रही है? छोड़ी बात करो। मैंने उनको बताई कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय। साहब पाकिस्तान दुखी हो गया, बोला क्या करें? मैंने कहा क्या करें? बोले मोदी जी माफ कर दो। मोदी जी बोले नहीं करूंगा। सबने कह ली, यहां से भी टेलीफोन गया वीसी सर का कि मोदी जी माफ कर दो। मानी नहीं किसी की भी, मंत्रिमंडल वालों ने कही नहीं मानी, राघवेंद्र जी ने भी कोशिश करी नहीं मानी। आखिरी में एक ही बात कही मोदी जी ने, एक ही शर्त पे मानूंगा, अगर आपको यकीन हो, विश्वास हो, कोई जबरदस्ती नहीं होती। देखो अगर आपको ये लगे कि कोई सच्चा और अच्छा कवि यहाँ आया हुआ है और उसका सम्मान करना चाहिए और वो सच बोल रहा, तो ताली बजाना। मोदी जी ने एक ही बात कही, मैं दोनों देशों में प्यार जोड़ लूंगा, सिर्फ अनिल से पूछ के बताऊंगा। ये 10 लोग चिढ़ते हैं मेरे से, इन्होंने ताली नहीं बजाई मेरे से। राघवेंद्र जी मेरे पास फोन आया, बोले अनिल भाई प्यार जोड़ लूं? मैंने कहा हाँ जोड़ लो। बोले कैसे? देश में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, प्यार जोड़ना ठीक है। बोले ठीक है, क्या कहूं मैं उनसे? मैंने कहा 4 पंक्ति बोल देना कि जो भी है तकरार की बातें
दिल से सभी बुला देंगे। देखो ठाका कहां से निकाला, और अभी तक की सबसे ऊंची तालियां चाहिए कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। हरियाणा की मस्ती लेकर केवल 5 मिनट लेता हूं आखिरी में, उसके बाद हमें सुनील जोगी साहब को सुनना है। जी भाई, मैं उनको खुद बहुत मन से सुनता हूं, बहुत मस्त कवि हैं हमारे सुनील भाई भी। अब ये बता रहा था मनवीर मेरी पत्नी के बारे में, खाना बनाती है, जाता हूं तो खाता है, ये है वो है। इसकी बता दो सर, इसका ब्याह हो है मनवीर का। ये जो यहाँ बीरस पे पूरा पानी पानी कर देते हैं, चीनी वाले चीनी घोल के पी जाते हैं, शुगर है इसका 3 बार नहीं मटिया है वहां पर, चीनी घोल के पी जाते हैं, इसका 3 बार तो यूरिनल जा चुका। यहाँ पर अपनी अपनी दिखानी है। यूपी यूपी यूपी। वो रामपाल बाबा कहाँ का था? हरियाणा का था, वो आया यूपी से ही था। पढ़ लो उसको भाई साहब, हमारे रामदेव का मुकाबला नहीं हरियाणा का। वो एक दोस्त मेरे पर होता हुआ आया, बोला यार क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार दादाजी मर गए। मैं कैसे? बोला रामदेव ने मरवा दिया। बस तेरे दादा रामदेव जी ने मरवा दिए? बोला हाँ। कैसे? बोला सुबह टीवी के सामने योग सीख रहे थे यार सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले वाले। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने यहां तक खींच ली बहन जी। इतनी देर में लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। तो हमारा तो हरियाणा की बस्ती अलग है। वो एक बैठा मेट्रो में, ताऊ मिल गया मेरे से, बोले थे छोरे बलबीर का है। मैं ताऊ, मैं बलबीर का कौन? पर ताऊ के कहां चैन? अरे बोला बलबीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं। ताऊ ने फिर पूछ लिया, बोला बलबीर का है। मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन नहीं। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले रिजल्ट आने वाला, देख मैं 2 बजे कल तेरा रिजल्ट आएगा, मैं वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूं, अगर तू अपना रिजल्ट इशारों में बताइयो। बोला इशारा कैसा पापा? बोला तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, 1 सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो, रिजल्ट कभी बेइज्जती करवा दे। बच्चा बोला ठीक। अगले दिन 2 बजे रिजल्ट आया, तो पापा की मीटिंग चल रही थी, बच्चा आया, पापा ने इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा साचे दरबार की जय। कोई नंबर नहीं, बिल्कुल साफ सतरा चट मैदान। 4 पंक्तियां बेटियों के लिए, बहनों के लिए रखता हूं कि इसे गर्भ में बेटियों को मार देते हैं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। आइए दोस्तों, अंतिम एक गीत सुनाता हूं मैं। आज हास्य कविता हंस लिया, बहुत हंस लिए और बहुत चेहरों पर मुस्कुराहट आई। एक अंतिम गीत सुनाता हूं शहीदों का, आज उनका दिवस है, उनका पर्व है। उसके बाद मैं आदरणीय सुनील जोगी जी को, जिनको भारत सरकार ने, जो मेरे पद्मश्री मिलना था ना जी, वो जो मैंने मना करी थी 15 दिन पहले, फिर मैंने ये कहा कि इनको दे दो। ये वही वाला पद्मश्री इनके पास। आज कोई कुछ भी सोच ले, भाई साहब राघवेंद्र कहां चले गए? ये यूनिवर्सिटी में जब तक रहेंगे ना, जब तक यूनिवर्सिटी में रहेंगे, यूनिवर्सिटी इतनी तरक्की करेगी, कोई मुकाबला नहीं। मेरे से बोले नहीं भाई आने का क्या लोगे? मैंने कहा जो जोगी जी ले रहे हैं उससे 5000 रुपये कम दे देना। बोले जोगी 5 ही हजार ले रहा है, तू तो ऐसे ही आजा बस फ्री में। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं सर। एक अंतिम गीत सुनाता हूं, जोगी भाई सुनिएगा जी। दूसरा गीत सुनाता हूं आज। दोस्तों, सीमा पर जो हमारे जवान शहीद होते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि जितनी तनख्वाह में वो काम करते हैं उतने तो हमारे यहाँ मूंगफली वाले यहाँ रेडी पे कमा लेते हैं। कुछ नेता बयान देते हैं कि पैसों के लिए जान दे दी तो क्या हुआ। वो माइनस डिग्री में तापमान में काम करते हैं, वो 60 डिग्री प्लस में भी काम करते हैं। ऐसे सैनिकों को मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ साहब। दोस्तों, हमारे देश के शहीदों ने, हम हास्य की कितनी बात कर ले, लेकिन ये सभी कवि जानते हैं और आप तमाम लोग जानते हो कि उनका देश में योगदान जो है, 90 साल हो गए आज भगत सिंह जी को, 92 साल हो गए।
ये चाहे 9,000 साल हो, चाहे 9 लाख साल हो जाएं, ये भारत, ये देश कभी हमारे शहीदों का ऋण नहीं भूल सकता साहब। उनके चरणों में एक बार तालियां बजाएं। और जो हमारे सीमा पर सैनिक हैं, ये तमाम बैठे हैं एनसीसी के मेरे भाई, आदरणीय सूबेदार साहब बैठे हैं, हमारे जितने भी सेना के लोग हैं, मैं दिल से उनके चरणों में नमन करता हूं। और कभी भी देख लेना, नेताओं के बच्चे सीमा पर नहीं होते, सीमाओं पर साहूकारों के बच्चे भी नहीं होते, वह किसानों के बच्चे होंगे, ऐसे परिवारों से होंगे, गांव के लोग होंगे। तो मैं एक बिल्कुल सहज कविता, 9 पंक्ति की एक कविता सुनाता हूं। और मैंने जिस प्रकार से आपको शहीदों की कविता के ऊपर खड़े होकर एक प्यार देते हुए देखा, वास्तव में आपको भी मैं सैल्यूट करता हूं सर, क्योंकि एक इतने बड़े पद पर रजिस्ट्रार होने के बाद मधुसूदन जी के दिल में जो देश प्रेम और राष्ट्रवाद की भावना है। मैं यहाँ कई बार आया, जब योगेश सर थे, उनका भी जज्बा मैंने राष्ट्र के प्रति अलग देखा। और मैं देखता हूं कि जब तक ये लोग रहेंगे ना, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे प्रेरणा लेंगे, जो बच्चे आगे बढ़ेंगे, वास्तव में उनके अंदर राष्ट्र भावना की भावना भरी होगी। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कहीं ना कहीं नशेखोरी ने और कई चीजों ने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया। लेकिन मैं समर्पित करता हूं वो कविता, समर्पित कर रहा हूं योगेंद्र भाई आप। स्वागत भाई, स्वागत। सैनिक के सीमों पे गोली लग गई, और गोली लगने के बाद आपने देखा होगा, व्यापारी धरना करता है, किसान धरना करता है, नेता धरना करते हैं, कभी हमारे जवान धरना नहीं करते, कभी अनशन नहीं करते। कभी कल्पना की है कि कितना बड़ा त्याग है इनका, उसके बावजूद भी कोई डिमांड नहीं है। सीमा पर गोली लग गई है और अब शहीद होने की स्थिति में है। लेकिन क्या कहते हैं, सुनिएगा साहब, आपका प्यार चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल ही को, ज्यादा नहीं। श्वास का अंतिम पहर हूं, गोरी सुनना, श्वास का थोड़ा कम कर दो, ज्यादा हो गया। श्वास का अंतिम पहर हूं, उसे पता है कि श्वास का ही अंतिम प्रहर है। श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। घर जाएगा मेरा शव तो क्या कहना है कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में। रोना मत मां, रोना मत, उसको एक बात बोल देना कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। माँ से कहना पा लिया है, माँ से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मकाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी। मनवीर भाई, अंतिम 6 पंक्तियां घोषणा कर देती है, गवर्नमेंट परम वीर चक्र भी मिलते हैं, गवर्नमेंट की गलती नहीं है। बहुत सारे हमारे अफसर, आपको पता किस स्थिति में बैठे हैं, हर चीज का पैसा चाहिए उन लोगों को, ऐसे भी अफसर हैं। विधवाएं चक्कर काटती है पेंशन के लिए सर, और ये पता है हमारे सैनिकों को भी, लेकिन कभी वो जवान नहीं खोलते। लाइटें तक काट दी जाती है उनकी विधवाओं के घर की, ये हकीकतें अखबारों में बयान है, मीडिया द्वारा सुनाई जाती है, लेकिन कान नहीं खुलते। तब सैनिक एक बात कहता है, ये कल्पना मेरी है, सैनिक ने कुछ नहीं कहा, कि आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, वाह, आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए। भूख से बच्चे न तड़पे, भूख से बच्चे न तड़पे, कर दो इतना इंतजाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी। वाह वाह, बहुत अच्छा। और अंतिम 3 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। भाई सुनील जोगी जी को बुलाता हूं। दोस्तों, अगर आपको लगे कि एक सच्ची कल्पना की है तो आप मुझे भी वही प्यार देना,
शहीदों के चरणों में तालियां रखना जोरदार, और ये पूरा ऑडिटोरियम को बता देना क्या महोत्सव कैसा होता है उनके चरणों में। सुनिएगा सर, हम कहते हैं कि कैसे पता चलता है, ये जज्बा भगवान लेकर देकर भेजता है। साहब ईश्वर ने ड्यूटियां लगा रखी हैं, कोई चेयरमैन बन गए, कोई वाइस चेयर, कोई रजिस्ट्रार बन गए, कोई वीसी बन गए, कोई लेक्चरर बन गए, कोई कवि बन गए, कोई सूबेदार बन गए, कोई एनसीसी में, तमाम लोगों की ड्यूटियां हैं। तो ड्यूटियां को इसका मतलब ये नहीं कि पैसों के लिए वो कर रहे हैं, ये जज्बा भगवान भरकर भेजता जो सीमा पर गोली लगती है। तो अंतिम 3 पंक्तियों में सैनिक की कैसे पता चलता कि मौत बिल्कुल आने वाली है, बिल्कुल करीब है, कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। अब अंतिम 2 मिनट है उसकी, तो क्या बोलता है वो कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, अलविदाए दोस्तों अब नींद सी आने लगी। अलविदाए दोस्तों अब नींद सी आने लगी, अलविदाए दोस्तों अब नींद सी आने लगी। झूम कर हाथें उठाकर, झूम कर आंखें उठाकर उस तिरंगे को सलाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। श्वास का अंतिम पहर हूँ, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आपको शुरू के हमारे विनीत पांडे से लेकर और अब तक की यात्रा के जो हमारे श्रेष्ठ कवि बाकी हैं, उनको उनका भी कविता पाठ आप सुनेंगे तो झूम उठेंगे। उससे पहले तक जितने, क्योंकि ये टीम का दायित्व जहां राघवेंद्र जी के ऊपर था, मेरे ऊपर भी था, आप बताइए कि एक श्रेष्ठ टीम का चयन किया हो और आज के उत्सव के हिसाब से सबने बहुत अच्छा कविता पाठ किया हो, तो सबके लिए एक बार ताली बजाएं, और तालियां बजाएं हमारे रजिस्ट्रार सर के लिए, हमारे सुनील भैया, हमारे सर के लिए, सुरेश भाई जी के लिए, और तमाम इन लोगों के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत से, पूरी टीम के लिए, जितनी टीम बैठी है मैं सबको नमन करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत से आयोजन किया।